Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Having discussed mechanism of electrophilic aromatic substitution reactions in the previous lecture, in today's lecture we will proceed forward towards particular examples of electrophilic aromatic substitution reactions. And first example is nitration of aromatic compounds. The introduction of nitro group in the aromatic compounds is called nitration of aromatic compound. And nitration of aromatic compound is carried out with equimolar mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. यानी जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन को नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हैं, जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन द एरोमेटिक न्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप along with the formation of water. Now this reaction is called nitration. अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है. नाइट्रो ग्रुप जो है वो तो नाइट्रिक एसिड से आया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें क्या रोल है? What does the action performed by the sulfuric acid? तो इसकी एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है, यानी ओल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टू absorb वाटर formed in the reaction in order to prevent the reverse reaction to occur. यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रोल जो है इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड इस वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करता है और रिवर्स प्रोसेस को जो है वो रोकता है, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है, यानी वाटर का नाइट्रोबेंजीन पर एक्शन जो है और सेकंड में कन्वर्जन जो है, इसको प्रिवेंट करता है. तो ये जो रोल डिस्क्राइब किया गया सल्फ्यूरिक एसिड का, it was unsatisfactory and was ruled out and rejected due to the following observations. पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि नाइट्रोबेंजीन इज़ नॉट अटैक्ड बाय द वाटर अंडर द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि इन रिएक्शन कंडीशन में वाटर का नाइट्रोबेंजीन पर कोई एक्शन नहीं होता, यानी रिवर्स रिएक्शन का सवाल ही नहीं है. इसमें रिवर्स रिएक्शन होता ही नहीं है, तो फिर ये रोल कि ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को अब्जॉर्ब करता, रिवर्स रिएक्शन को रोकता है, ये जस्टिफाइड नहीं है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि नाइट्रेशन कैन अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बट इन अ स्लो मैनर, यानी अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना भी हो तो फिर भी नाइट्रेशन जो है सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी हो जाती है. सिर्फ फ़र्क ये होगा कि नाइट्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा. इससे ये पता चला कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का ये रोल नहीं है कि वो वाटर अब्जॉर्ब करता. अगर ये रोल होता और ये रिवर्स रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वाटर को अब्जॉर्ब करने वाला रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों हो जाता. तो लिहाजा this classical explanation was rejected, was unacceptable due to these reasons and observations. Now next question is, what is then actual role of sulfuric acid? तो एक्चुअल रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड ना तो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली इसका कोई अंडर दीज रिएक्शन कंडीशन अटैक होता है, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर अब्जॉर्ब करता है, बल्कि आप जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का नाइट्रिक एसिड पर एक्शन होता है. और क्या एक्शन हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग स्ट्रोंगर एसिड दैन नाइट्रिक एसिड,
ये इस नाइट्रिक एसिड की इस हाइड्रोक्सल ग्रुप पर प्रोटोनेशन कर देता है, यानी इसको प्रोटॉन डोनेट करता है हियर एट दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप। और इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस लोन पेयर के ज़रिए ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके तो इस तरह ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब जस्ट आफ्टर प्रोटोनेशन ये जो है एक गुड लीविंग ग्रुप में चेंज हो गया है। इट रेडली डिपार्ट्स फ्रॉम द प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड और इन दिस वे नाइट्रोनियम आयन इज जनरेटेड। अब जो वाटर इसमें से एलिमिनेट होगा वो एक और सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा और उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और यहाँ से ये जो है ये नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा और इसके साथ ये बाईसल्फाइड आयन जो है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है ये दोबारा बनेगा। तो इन दिस वे अगर आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करें तो ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से और ये एक नाइट्रिक एसिड और दो सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट हैंड साइड पर और इधर ये 4 आयनिक स्पीशीज जिनमें से एक हाइड्रोनियम आयन, एक नाइट्रोनियम आयन और 2 हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो बनेंगे। तो दिस इज़ द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्ट एज एन एसिड मीडियम, एक्ट एज एन कैटलिस्ट। ये इसकी नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन करके इसमें से नाइट्रोनियम आयन जो है वो पैदा करता है और नाइट्रोनियम आयन की जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें से होती है और नाइट्रोनियम आयन रिलीज़ करता है। तो अब व्हाट आर द एविडेंसेस विच सपोर्ट दिस रोल, यानी इसको हम ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे बल्कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हैं जो इस रोल को सपोर्ट कर रही हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड पर एक्ट करके उसमें से नाइट्रोनियम आयन जो है वो रिलीज़ करता है। तो पहली जो है वो एविडेंस ये है कि द सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन प्योर सल्फ्यूरिक एसिड शो एन ऑलमोस्ट 4-fold डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, 4-fold फ्रीजिंग पॉइंट इसमें मिस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसकी वजह क्या है? 4-fold यानी 4 गुना फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों हो जाता है, उसका डिप्रेशन क्यों हो जाता है? उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इधर ये 3 मालिक्यूल, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के और एक नाइट्रिक एसिड का न्यूट्रल मालिक्यूल हैं। तो जब ये आपस में जब सल्फ्यूरिक एसिड का नाइट्रिक एसिड पर एक्शन होता है तो इस तरह ये 4 आयनिक स्पीशीज़ जो हैं वो बन रही हैं, 2 नेगेटिव आयन है, 2 पॉजिटिव आयन है। तो इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 आयनिक स्पीशीज़ ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि किसी मिक्सचर में अगर आप आयनिक कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ा देते हैं उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। दूसरी एविडेंस जो है ये है कि इसमें हम प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोनियम आयन इन दिस मिक्सचर हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द रैमन स्पेक्ट्रम। और रैमन स्पेक्ट्रम में नाइट्रोनियम आयन की पीक जो है ये 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है वो आती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्राई एटॉमिक और लीनियर स्पीशीज से ओरिजिनेट हो सकती है। और इसके अलावा जो है एक और पीक जो है वो इसमें इसकी हाइड्रोजन सल्फेट आयन की 1050, यहाँ लिखा नहीं है, 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक और पीक जो है वो इसको शो कर रही होती है, ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन और ये 1400 पे नाइट्रोनियम आयन की पीक। तो ये इस पीक से ये इन पीक से ये आइडेंटिफाई होता है कि नाइट्रोनियम आयन जो है इस मिक्सचर में मौजूद है। ना सिर्फ इसमें बल्कि ये ऐसे साल्ट जो है इस तरह के नाइट्रोनियम परक्लोरेट और इसी तरह के दूसरे साल्ट जिनमें आयन होता है तो उनमें भी ये पीक जो है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर ऑब्जर्व की। तो इससे ये साबित होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोनियम आयन जो है मौजूद है। अगर तीसरी एविडेंस जो है वो ये है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का ये रोल है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोटोनेशन करता है और नाइट्रोनियम आयन जनरेट करता है, रिलीज़ करता है नाइट्रिक एसिड में से, तो फिर ये रोल जो है किसी और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी प्ले करना चाहिए। तो यस, इट हैज़ बीन फाउंड कि अदर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड जो है कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्ले दिस रोल ऑफ प्रोटोनेशन
ऑफ द नाइट्रिक एसिड टू फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो ना सिर्फ ये बल्कि एक और पेयर है HF और BF3, इसका कम्बिनेशन भी यूज़ करें तो उससे भी ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है और ये रोल जो है वो उससे भी परफॉर्म होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम से नाइट्रेशन जो है वो कैसे होती है। तो उस केस में चूँकि अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एब्सेंट है तो ये रोल जो है प्रोटोनेशन का रोल जो है ये सिर्फ एक नाइट्रिक एसिड का दूसरा मालिक्यूल परफॉर्म करेगा। तो अब एक नाइट्रिक एसिड दूसरे नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन करेगा और इस तरह नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा और इससे नाइट्रेशन होगी। तो ये नाइट्रेशन स्लो क्यों होगी? क्योंकि इससे नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी। अब नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इस केस में इन द एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये लो क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों जो हैं मालिक्यूल नाइट्रिक एसिड के हैं और जो प्रोटोनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, उस तरह नहीं होता जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन करके नाइट्रोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करता है। अब अगला पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन को कनेटिकली नाइट्रेशन रिएक्शन को जो है वो स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड दैट कि नाइट्रेशन रिएक्शन का रेट ला जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है वो ये है कि रेट इसका जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। नो ये जो रेट ला है ये इसको देखते हुए नाइट्रेशन रिएक्शन के 3 पॉसिबल मैकेनिज़्म जो है वो लिखे जा सकते हैं, जिसमें से पहला मैकेनिज़्म जो है वो ये है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है जिसमें नाइट्रोनियम आयन का अटैक और हाइड्रोजन आयन का इसमें से जो डिपार्चर है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, पासिंग थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट, और ये एक ही स्टेप में नाइट्रेशन जो है वो हो रही है। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है और इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो रहा है, यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि ये 2 स्टेप हैं कि फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और अगले स्टेप में प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो नहीं, ट्रांजिशन स्टेट का कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती है, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए इसको हम स्टेप नहीं काउंट करेंगे। तो ये हर स्टेप की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो इस सिंगल स्टेप की ये ट्रांजिशन स्टेट शो की हुई है। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। दूसरा जो है एक और मैकेनिज़्म है वो 2 स्टेप मैकेनिज़्म है जिसमें पहले स्टेप में नाइट्रोनियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है और ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और ये इंटरमीडिएट सिग्मा कम्प्लेक्स बन रहा है जिसे अरीनियम आयन या वैलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और दूसरे स्टेप में इस हाइड्रोजन सल्फेट आयन यानी बेस की मदद से इसमें से हाइड्रोजन आयन का डिपार्चर हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। तो ये स्टेप जो है वो फास्ट है। पहला स्टेप जो है वो स्लो क्यों है? क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो बन रहा है। और दूसरे में वो एरोमेटिक जो स्टेबलाइजेशन है दोबारा रीगेन हो रही है, तो इसलिए दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। और फास्ट होने की एक और वजह कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये बेस जो है वो हेल्प कर रही है टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड रिलीज द हाइड्रोजन आयन। तीसरा मैकेनिज़्म जो है उसमें वो भी 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, सिर्फ फ़र्क ये है दूसरे मैकेनिज़्म से कि उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट है और सेकंड स्टेप जो स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इन तीनों मैकेनिज़्म में अगर आप फ़र्क देखें तो एक फ़र्क है जिसको हम देखते हुए प्रैक्टिकली हम ये साबित कर सकते हैं कि असल मैकेनिज़्म जो है वो ये 2A मैकेनिज़्म है जिसे हम अरीनियम आयन मैकेनिज़्म भी कहते हैं। ये जो पिछले लेक्चर में हमने अरीनियम आयन मैकेनिज़्म डिस्कस किया है उसमें हमने देखा था कि 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप जो है उसमें जो है ये सिग्मा कम्प्लेक्स जो है प्रोडक्ट में चेंज होता है और फास्ट मैनर में होता है। तो अब जो तीनों में डिफरेंस है वो ये है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये जो पहला मैकेनिज़्म है और तीसरा मैकेनिज़्म जो है जिसे हमने 2B से ये रिप्रेजेंट किया है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो रहा है,
जबकि इस दूसरे मैकेनिज्म में जो कि अरीनियम आयन मैकेनिज्म है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में ब्रेक हो रहा है, जो कि नॉन लिमिटिंग है, नॉट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय स्टडी ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट जो है इस रिएक्शन का स्टडी करें, नाइट्रेशन रिएक्शन का, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो है नाइट्रेशन रिएक्शंस डू नॉट शो एनी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, यानी KH और KD इज इक्वल टू 1। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है आइसोटोपिक इफेक्ट की ये शो कर रही है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट बीइंग ब्रोकन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो कि सेकंड A मैकेनिज्म में हो रहा है, यानी अरीनियम आयन मैकेनिज्म में हो रहा है। अगर ये अरीनियम आयन मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म जो है जिसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, अगर ये करेक्ट है तो प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो यूजली तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, रेडली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, बट ये इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर इन सर्टन एग्जांपल्स। चंद एक एग्जांपल जो हैं वो ये हैं, जो जर्नल कल वाले लेक्चर में भी हमने इनको डिस्कस किया है। तो इसमें ये पहली एग्जांपल है हेक्सा मिथाइल बेंजीन जो है, इसका जब इसको ट्रीट किया जाता है नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो है वो अरीनियम आयन या सिग्मा कम्प्लेक्स जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जाता है। इसको ये नेगेटिव आयन स्टेबलाइज कर रहा है, और दूसरा इसमें से ये मिथाइल ग्रुप जो है इसका लॉस, अब ये हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका लॉस जो है वो यहाँ से हो नहीं सकता, और सेकंड स्टेप जो है वो हो नहीं सकता, ये इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता, तो इस तरह ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो दिस इंटरमीडिएट हैज़ बीन आइसोलेटेड। ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन है, जिसे बेंजो ट्राईफ्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका ये ट्रीटमेंट है नाइट्राइट फ्लोराइड के साथ, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 लिवर्स एसिड एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव दिस salt which is yellow in color, and this salt has been isolated from the reaction mixture at this low temperature. But this salt when heated up to -50 degree centigrade, it is converted into product. इसका मतलब है this salt is stable below -50 degree centigrade, और इस टेम्परेचर पर बिलो -50 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आइसोलेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है एविडेंस है डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये एंथ्रासीन है, इसको जब ये इस साल्ट के साथ कंटेनिंग नाइट्रोनियम आयन, इसको जब ट्रीट किया जाता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है, जो कि स्टेबल है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन जो है पॉजिटिव चार्ज की तीनों रिंग्स पर जो है वो होती है, और दूसरा इसमें ये काउंटर नेगेटिव आयन जो टेट्राफ्लोरोबोरेट है वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो दिस हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड बट डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इन द रिएक्शन मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक्टिवेटेड कंपाउंड लाइक फिनोल्स, उनकी नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी हो जाती है, और इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी सल्फ्यूरिक एसिड, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी इतनी रैपिड जो है वो नाइट्रेशन जो है वो हो जाती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसमें जो है नाइट्रिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये फिनोल पर ऑक्सीडेटिवली अटैक करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करता है, कुछ नाइट्रिक एसिड के मालिक्यूल नाइट्रस एसिड में इस तरह चेंज हो जाते हैं। तो फिर नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रस एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है एसिड, तो ये इसकी प्रोटोनेशन करके इसमें से ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो रिलीज़ करता है, और ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है इसका फिर फिनोल पर पैरा या आर्थो पोजिशन पर इसका इस तरह अटैक होता है। ये पैरा पोजिशन पर अटैक करवाया है, तो इस अमल को हम नाइट्रोसेशन कहते हैं, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। तो पहले ये इस तरह अटैक होता है, और इसमें से फिर ये हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है नाइट्रेट बेस की मौजूदगी से, तो ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है। फिर उसकी जो है ये यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, ये नाइट्रिक एसिड HNO3,
HNO3 के साथ इसकी नाइट्रोसो जो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इस तरह ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो बन जाएगा। तो एक तो ये है कि नाइट्रेशन जो है इसकी हो रही है वाया नाइट्रोसेशन, यानी पहले नाइट्रोसोफिनॉल बनता है और फिर नाइट्रेशन होती है। तो इसके साथ साथ डायरेक्ट नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ भी होती है। तो इस ये वजह है कि ये जो एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है लाइक फिनॉल, एनालिन और अदर एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, उनकी नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी इतनी रैपिड क्यों होती है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द नाइट्रेशन रिएक्शन। ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो अरीनियम आयन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो कि टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें इंटरमीडिएट भी बनता है पहले स्टेप में और फिर वो इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्टेंट हैं जिसमें बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन जो है ये आपस में रिएक्ट करके, तो ये वाया पासिंग थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस इंटरमीडिएट सिग्मा कम्प्लेक्स इन द फर्स्ट स्टेप। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है इसमें TS1 से शो की हुई है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट है। तो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि ये सिग्मा कम्प्लेक्स जो है वाया पासिंग थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स। और अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप की जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी जो है, जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1 कहेंगे, ये पहले स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये ज़्यादा है और ये दूसरे स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये कम है। तो ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम है। तो इसमें और भी आप देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा क्यों है, यानी इंटरमीडिएट एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, इसलिए कि इसमें एरोमेटिक करैक्टर का लॉस हो चुका है, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एरोमेटिक करैक्टर जो है इंटैक्ट है। तो इसलिए ये इंटरमीडिएट रेडली आगे वाया दिस ट्रांजिशन स्टेट आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द नाइट्रेशन रिएक्शन। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ अगर आप इस नाइट्रोनियम आयन को जर्नल आप ई पॉजिटिव यानी जर्नल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लिख दें तो फिर यही जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जर्नली आप अरीनियम आयन मैकेनिज्म के लिए भी लिख सकते हैं, यानी सारे जो रिएक्शन विच फॉलो द अरीनियम आयन मैकेनिज्म उनके लिए आप इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को लिख सकते हैं। और आखिर में है अदर एरोमेटिक कंपाउंड अदर फ्रॉम बेंजीन लाइक नेफ्थलीन और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनकी नाइट्रेशन कैसे होती है। तो ये नेफ्थलीन में अगर आप ये देखें तो ये इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रेशन जो या अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके या तो 1 पोजीशन पर होते हैं या फिर 2 पोजीशन पर होते हैं। तो प्रेफरेबली जो नाइट्रेशन रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन, यानी 1 पोजीशन को अल्फा पोजीशन भी कहते हैं और 2 पोजीशन को बीटा पोजीशन भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन जो हैं पॉसिबल अटैक इन 2 पोजीशन पर हो सकते हैं। ये नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं जहाँ 4 शुरू हो 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से भी कर सकते हैं। ये नंबरिंग आप 8 से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4, इसी तरह 5 से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सिर्फ इन 2 पोजीशन पर जो है वो अटैक होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रेफरेबली जो है वो 1 पोजीशन पर अटैक क्यों होता है। तो ये पहले हम देखते हैं अटैक एट 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पर जब अटैक होता है नाइट्रोनियम आयन का तो पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकेटाइन का वो 1 पोजीशन पर बनेगा और फिर ये आगे इस तरह डीलोकलाइजेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की और इस तरह ये 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं बनेंगे। इनमें से सिर्फ एक ऐसा ये पहले वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक रिंग जो है वो इंटैक्ट है और उसमें एरोमेटिक करैक्टर जो है वो उसका लॉस नहीं हुआ। बाकी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कोई रिंग जो है वो इंटैक्ट नहीं है और उसमें एरोमेटिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है, यानी एक ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग है और बाकी 4 जो है वो माइनर कंट्रीब्यूटर
इसमें है, जबकि इसमें अटैक एट वन पोजीशन जो है जब होता है तो वन पोजीशन पर नाइट्रोनियमाइन का जब अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन जो है पॉजिटिव चार्ज टू पोजीशन पर आएगा, बीटा पोजीशन पर आएगा, और इसकी डिलोकलाइजेशन जब हम करेंगे तो इसके भी इस तरह ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पहले 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग हैं और उनमें एरोमेटिक करैक्टर जो है उसका लॉस नहीं हुआ, जबकि बाकी 3 में एरोमेटिक करैक्टर का लॉस हो गया। तो ये वजह है कि इसमें प्रेफरेबली जो है नेफ्थलीन की जो नाइट्रेशन है या अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो वन पोजीशन पर होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स।